જેણે સુનિલભાઈના પરિચયની વાત કરીએ તો અમારા વડોદરાના જિલ્લા કોર્ડિનેટર તરીકેની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. અને યોગની સાથે સાથે આહાર આપણે કઈ રીતે એમનું સંતુલન અને કઈ રીતે એમનું આપણે જે બેનિફિટ એમના ખૂબ એમના નિષ્ણાત છે, એમના એક્સપર્ટ છે. તો આપણે વધુ સમય ન લેતા હું આદરણીય સુનિલભાઈને વિનંતી કરીશ કે આજના સેશનની શરૂઆત કરે એ પહેલા ફરીથી કોઈ નવા જોડાયા હોય તો એમને વિનંતી કરીશ કે થેરિકલ સેશનમાં આપને પ્રોપર એક વખત આપણું બેઠક વ્યવસ્થા લઈ લો. શક્ય હોય તો બ્લુટૂથ ઇયરફોન સાથે રાખી દો. નોટ પેન ડાયરી સાથે રાખો અને આપની જે છે ત્યાંથી 1 કલાક બીજી કોઈ એક્ટિવિટી ન કરતા ત્યાંથી જે કાંઈ એક્સપર્ટ મારફતે આપણે શીખડાવવામાં આવે એ આપણે લખવાનું રહેશે. આદરણીય સુનિલભાઈને વિનંતી કરીશ કે શક્ય હોય તો સેશન હિન્દીમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરજો, જેથી કરીને સવારે ઘણા બધાની રજૂઆત હતી હિન્દી માટેની, તો એને લક્ષીને શરૂઆત કરશો. आदरणीय सुनील भाई पटेल। सबको नमस्कार। और गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से हम सबको ये योग की ये जो कड़ी है उसमें जुड़ने का मौका मिला है, इसलिए परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं। और ये गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से हमको ये योग की प्रवृत्ति में जोड़ने के लिए मैं यहाँ से हमारे आदरणीय ऊर्जावान चेयरमैन श्री योग सेवक शिषपाल जी और साथ में योग बोर्ड का गठन करने के लिए सरकार की तरफ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी और हमको ये हर घर योग पहुंचाने का मिशन की प्रेरणा देने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, ये कैंप नंबर 47 में आप सब अपने अपने योग कोच से बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेकर जुड़े हैं और ये 1 हफ्ते की एडवांस ट्रेनिंग में भी आप सबको बहुत ही सभी निष्णातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, योग बोर्ड में आपको जुड़ने का ये मौका मिला है। और तो हम इस सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। तो सब अपनी अपनी जगह पे कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे और हम ओमकार और गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे। तो गहरी सांस लेते हुए ओमकार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेली की ऊर्जा आंखों में देते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। तो दोस्तों, फिर से मैं गुजरात राज्य योग बोर्ड को यह मुहिम चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमको ये हमारा ये आज का कैंप का जो संचालन करते हैं ऐसे आदरणीय सिद्दीक भाई का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी के आवर के बाद में भी ये अपने घर पर रहकर भी ये काम करते हैं और बच्चे से आपको मैनेज करते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों, जैसा आप लोग अपने अपने कोच के पास से 100 आवर्स की तालीम लेकर यहाँ से पर जुड़े हैं, तो आपने ये जो तालीम ली तो ये आपके योग की कैरियर की शुरुआत है। और हमको हमारी जो पुस्तिका जो है अभ्यास पुस्तिका, तो अभ्यास पुस्तिका का मैं आशा रखता हूँ आपने पूरा अभ्यास किया है, अच्छे तरह से अभ्यास किया होगा और उसमें बहुत ही अच्छे से सभी टॉपिक दिए गए हैं। तो ये एडवांस ट्रेनिंग में आज हम जो देखने वाले हैं तो वो
उसमें हम आहार का मुख्य ये टॉपिक रहेगा आज का। आहार कैसा होना चाहिए, एक योगी के जीवन का आहार कैसा होना चाहिए। आप सब अ, एक टीचर की तरह जब प्रस्तुत होते हैं अपने अपने साधकों के सामने, तो आपके साधक भी आपका अवमूल्यन करते हैं। एज ए टीचर हम हमारा भी एक बॉडी फिगर ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनको प्रेरणा मिलती है। और तो ये आज का ये सेशन बहुत ही आपको महत्वपूर्ण रहेगा। आप सब नोट डाउन करते रहना। आज के सेशन में मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि ये सेशन में आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा, तो उसका अगर आप पालन करते हैं, तो आपकी बॉडी, जो हमारा शरीर जो है, शरीर एक तो शेप में आ जाएगा। आपका अगर ओबेसिटी है, ज़्यादा वजन है, तो वो भी कम हो जाएगा। और जितनी भी बीमारियां हैं, खासकर तो हमारे ये जो आज की पद्धति देखेंगे उसमें सारी जो बीमारियां, कब्ज सभी बीमारियों का मूल कहा गया है, कॉन्स्टिपेशन। तो कब्ज से लेकर कैंसर तक की सारी बीमारियों का रूट कॉज जो बोलते हैं, बराबर, मूलभूत कारण जो बोला गया है आयुर्वेद में और अपने शास्त्रों में, तो उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। और उसके ऊपर ध्यान देकर ये सारी बीमारियों में आपको एक आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। 100% मिलते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने इसका अनुभव किया है। तो गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से मुझे ये मौका मिल रहा है पिछले 1 साल से, हर एक ये कैंप, तालीम कैंप में ये आहार का मार्गदर्शन देता हूँ मैं। और मैं आज मेरा परिचय देता हूँ, तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आईपीसीएल रिलायंस बड़ौदा में मैंने 30 साल काम किया। 2 साल दोहा मेट्रो जो प्रोजेक्ट कतार में काम किया है। और उसके साथ में मैंने डिप्लोमा किया है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का। और उसके साथ में मैं ये न्यू डाइट सिस्टम का बड़ौदा का सेंटर चलाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को एंजियोप्लास्टी करना पड़ा था 2017 में। दिसंबर में मैं कतार में था। तो वहाँ से लेकर मेरी ये सेकंड इनिंग शुरू हुई। तो उसके बाद में मुझे दवाइयाँ नहीं खानी थी। और क्योंकि पहले से मैं नेचुरोपैथी के उसमें अपनाता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये न्यू डाइट सिस्टम का अनुभव किया, उसका शिविर ज्वाइन किया। और उसके सिद्धांतों से आज मैं ये योगा और डाइट सिस्टम, ये दोनों की सहायता से कोई भी दवाई के बगैर मेरे ये हार्ट के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। मेरा 30 साल पुराना सोराइसिस स्किन डिसीज है, उसमें भी सारा परिणाम मिल रहा है। तो ये दोनों चीज, इसका ये अनुभव है, मेरा खुद का प्रमाण है। तो ये इसका सार आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और आपको सारी बीमारी का जो एक मास्टर की जो बोल सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज का हम जो शुरुआत करेंगे, तो मेरा एक यही प्रोग्राम के लिए स्लाइड शो डिजाइन किया गया है। तो स्लाइड शो से हम शुरुआत करेंगे। तो उसमें सारा अलग अलग स्लाइड देकर हमने आपको एक मार्गदर्शन देने का अ, प्रयत्न किया है। और इसमें हाँ, तो दोस्तों, ये है हमारा पहला इंट्रोडक्शन स्लाइड। तो योग एंड योगिक आहार ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर योग ट्रेनर कैंप 47 सितंबर 25। और ये मैं आरवी वेलनेस सेंटर बड़ौदा में चलता है, वहाँ से हम मार्गदर्शन देते हैं। तो हम हमारे चेयरमैन श्री के ये वीडियो से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हमारे चेयरमैन श्री, आदरणीय चेयरमैन श्री के वीडियो हफ्ते में 3 बार आते हैं। वेलनेस डे, मंडे मोटिवेशन, वेडनेसडे वेलनेस एंड फ्राइडे फिटनेस। तो ये सभी बहुत ही अच्छे से एकदम प्रोफेशनल तरीके से तैयार किए गए वीडियो हैं। और उसमें हमको मार्गदर्शन मिलता है। तो आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है। नमस्कार मित्रों, वेलनेस वेडनेसडे में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सकारात्मकता की। सकारात्मकता सफल जीवन की कुंजी है। भगवान हमें रोज एक नया मौका देता है मुस्कुराने का, आनंद और परम आनंद में जीने का। मित्रों, सकारात्मक सोच, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सकारात्मकता के साथ जीवन जीऊं, पर सकारात्मक सोच आएगी कहां से?
सकारात्मक सोच आती है हमारे मन से। और मन किससे बनता है? मन हमारा बनता है अन्न से। मन और अन्न का गहरा संबंध है मित्रों। जब तक हमारा अन्न सात्विक, प्राकृतिक और शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा। और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तो जीवन में आनंद नहीं आएगा, जीवन में परम आनंद नहीं आएगा। मित्रों, अनियंत्रित मन ही नकारात्मकता का, तनाव का, रोगों का, बीमारियों का कारण है। तो आज से हम संकल्प लें कि हमें अपने अन्न को शुद्ध करना है, अपने अन्न को दिव्य बनाना है। तो मांसाहार का भोजन, ये फास्ट फूड, पैकेट बंद, बोतल बंद, ये भोजन हमें नकारात्मकता के साथ जोड़ता है। जीवन में अन्न का सकारात्मकता के साथ बहुत बड़ा महत्व है। तो आज से संकल्प लें कि अन्न को ठीक करना, अन्न से आपका मन ठीक होगा, और मन ठीक होगा तो जीवन में आप सकारात्मक सोचेंगे, और सकारात्मकता आपको सफलता तक ले जाएगी, शिखर तक ले जाएगी। नमस्ते। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा, तो सकारात्मक जीवन में सकारात्मक का बहुत ही जरूरी है। और ये अन्न जो है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, गुजराती में भी कहावत है, अन्न एवा ओड़कार। तो जैसा जैसा हमारा अन्न होता है, ऐसा हमारा मन में संस्कार पड़ते हैं। तो आज का हम सेशन में आगे देखेंगे। तो ये आज का सेशन का मुख्य जो पॉइंट जो डिजाइन किया गया है, तो ये है योग अभ्यास की तैयारी और युक्त आहार, योगासन और प्राणायाम, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक प्रभाव। दोस्तों, ये स्लाइड शो आपको बाद में भी मिल सकते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आप अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो देख लेना, नहीं तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। तो योग अभ्यास की तैयारी में पहले तो जैसे हमको जो योगी और योग का अभ्यास करने का एक मार्गदर्शन है, बराबर हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो इसमें हम एक पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारे साफ स्थान और शांत मन आवश्यक है, जबकि युक्ताहार, योगासन और प्राणायाम वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। हमको योग से क्या मिलता है, ये हम ये देखते हैं। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हमको ये योग के अभ्यास से मिलते हैं। युक्त आहार, जो आहार हम युक्त जो सही आहार अगर करते हैं तो स्वस्थ भोजन से शरीर को ऊर्जा देता है। योगासन है, हमको शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं। और प्राणायाम जो है वो हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करके मन को शांत और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। दार्शनिक रूप से योग का अंतिम लक्ष्य समाधि की अवस्था प्राप्त करना और आत्मा परमात्मा के मिलन से मोक्ष प्राप्त करना है। तो मित्रों, जो हम अष्टांग योग में देखे हैं, 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। तो समाधि की अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए जब प्रैक्टिस करते तो क्या वातावरण कैसा होना चाहिए? योग अभ्यास की तैयारी जो करते हैं तो साफ और शांत वातावरण होना चाहिए। अब योग अभ्यास के लिए साफ, स्वच्छ, शांत स्थान चयन करो जहां मन एकाग्र से रुक सके, बराबर। आप देख सकते हैं कभी कभी आसपास का वातावरण में हमको डिस्टर्ब करता है। तो ये एक चाहिए। मानसिक तैयारी हमको कैसी करेंगी? तो मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना है, ध्यान केंद्रित करना है और मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त रहना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जिम में वो लोग वगैरह हेडफोन लगाकर अपना क्रिया करते रहते हैं, या वॉकिंग करने वाले, जॉगिंग करने वाले हेडफोन लगाकर करते रहते हैं। तो उनका जो ध्यान जो है, वो अपना मन जो है शरीर के साथ में मिलता नहीं है। तो ये योग, वहीं पर योग में हमारा फर्क है। योग करते वक्त हमारा पूरा समय में हमारा मन जो है वो हमारी क्रिया के साथ में मिला हुआ होना चाहिए, तभी हमको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से आगे का मुद्दा है। तो सुबह का समय या दिन के अन्य शांत समय का चुनाव करें जब शरीर लचीला हो और वातावरण शांत हो। हाँ, तो ये साधना के लिए महत्वपूर्ण है। तो शांत शांत समय होना चाहिए। ज़्यादातर सुबह का समय ही बोला गया है, और शाम का समय भी कर ले सकते हैं। इसके अलावा आज हम जो आहार का पैटर्न देखने जाने वाले हैं ना, उसका अगर आप अमल करते हैं तो पूरे दिन में, जैसे हमको एक नियम बताया गया है कि हमारा पेट खाली होना चाहिए योगाभ्यास के दरमियान में। तो पूरे दिन में आप अपना अपना
पेट खाली रहेगा, पूरे दिन में आप योगाभ्यास कर सकोगे। हाँ, तो वो अगर शेड्यूल फॉलो करेंगे तो उसके साथ में अगर आता है युक्त आहार, बैलेंस्ड डाइट। इसके बारे में तो डिटेल में हम बात करने ही वाले हैं। स्वस्थ भोजन यह शरीर और मन को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से बचाता है, जैसे हमारे चेयरमैन श्री के वीडियो में हमने देखा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आहार का महत्व योगा में। साथ में तनाव प्रबंधन, तनाव यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो संतुलित आहार के साथ योग का अभ्यास तनाव को भी कम करने में सहायक होता है, जो हृदय रोग की प्रगति को धीमा कर सकता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है, जो हार्ट डिसीज में हमको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आ, इसमें आता है योगासन का वैज्ञानिक प्रभाव। तो दोस्तों, योग आसन से क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है हमको, है, रक्त संचार बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर और नाड़ी की गति को कम करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। हमारी जो सिस्टम जो हम हमको ये जो योग करते हैं, ज़्यादातर जब हम योग निद्रा करते हैं और शवासन लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, वो शांत होने लगता है। इसके साथ में हते हृदय स्वस्थ रहता है। रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य, हमको आप जो भी आसन कराते हैं ना, तो इसमें तीन चीज का ध्यान रखना है। तो ये मैं अक्सर हमारे जो भी सेशन होते हैं उसमें एग्जाम्पल देता हूँ। आपने भी वीडियो देखा होगा दोस्तों। तो एक वीडियो आया था, जो जो लड़के का जो दोनों पाँव कट गए थे, दोनों हाथ कट गए थे। तो आप देख सकते, दोनों हाथ कट जाते हैं, दोनों पाँव कट जाते हैं, फिर भी आदमी जिंदा रहता है। तो इसका महत्व क्या है? तो हमारी जो कोर बॉडी बोलते हैं, हमारे सिर से लेकर हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, कमर का भाग हिस्सा है, तो वहां तक का बॉडी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसकी हेल्थ सही रहती है। उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो उसमें रीढ़ की हड्डी है। आप देखिए, रीढ़ की हड्डी हमारे सिर से लेकर शुरू होती है, तो नीचे जो मैंने जो बताया कमर की जगह है, तो वो रीढ़ की हड्डी को स्वास्थ्य कैसे रखना है? तो लचीला रखना है। उसके जो हमारे ट्विस्टिंग पोस्चर जो भी आसन है, वो हमको करने हैं। तो उसको मोड़ना, फैलाना, घुमाना पीठ दर्द को रोकने का और प्रतिबंधित करने में मददरूप होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का हमको कैसे? वो नेचुरल है। जैसे जैसे आप अपना ये योगा अभ्यास करते जाएंगे ना, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। पहले जो भी हमको आपको सीजनल बीमारी होती थी, कफ वगैरह, एलर्जी वगैरह, जो सीजन चेंज होती है, अभी आजकल चल रहा है शरद ऋतु में। तो योगाभ्यास अगर करने से पहले आपको वो बीमारी में मिटने में ज़्यादा समय लगता होगा, बराबर, ज़्यादा दवाई खानी पड़ती होगी। और अगर आप नियमित योगाभ्यास करने लगेंगे, तो वो बीमारी अगर आती भी है तो भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये उसका हमको प्रभाव है। समग्र संतुलन, दार्शनिक प्रभाव प्रभाव में क्या आता है? समग्र संतुलन। तो दोस्तों, हमारे शरीर में, हमारे का शरीर का जो बंधारण है, तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या बोला गया है? तो वात, पित्त और कफ त्रिदोष बोले गए हैं। तो तीनों दोषों में सम अवस्था प्राप्त होती है दोस्तों, जो पूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। तो हमारी सम अवस्था प्राप्त करने में हमारा योग और ये यौगिक आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं छोटा छोटा आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा आपने जो षट कर्म जो सीखे योग के, तो षट कर्म में से जो बस्ती क्रिया आप करेंगे, तो हमारा जो वायु का स्थान है, हमारा कोलोन है, हमारी बड़ी आंत। तो बस्ती क्रिया करने से आपका जो वायु का संतुलन बन जाएगा। आप वमन अगर करते हैं, वमन करने से आपका पित्त का संतुलन बढ़ जाएगा। पित्त जो है हमारी कहाँ पर होती है? हमारे स्टमक में बनता है, ज़्यादा एसिड बन जाता है। और जो पित्त की प्रकृति वाले हैं, अभी ये महीना जो शरद ऋतु का भी महीना, पित्त बहुत ही प्रकोप होता है, देखना आप। तो ये पित्त को बैलेंस करने में हफ्ते में एक बार आपको अगर करना है तो वमन कर लो, तो आपका पूरा हफ्ता अच्छे से चला जाएगा। और कफ के रोगों के लिए आप देख लेना, तो हमारी जो छाती से लेकर हमारे सिर तक कफ का स्थान है, तो उसके लिए हमको जल नीति करनी है या सूत्र नीति करनी है। ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका ये कर सकते हैं। और ये दोनों जो नीति जो है आप हर रोज कर सकते हैं। तो ये करने से हमारा वात, पित्त और कफ,
ये समस्या हमारी समाप्त हो जाती है। तो जिस तरह से आयुर्वेद में पंचकर्म कराते हैं ऐसे हमारे षटकर्म का फायदा होता है। अभी देखते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम का वैज्ञानिक प्रभाव क्या है? तो दोस्तों प्राणायाम जो है अपना, तो स्वास्थ्य गति को मैनेज करना है, प्राण आयाम है ना। तो हृदय कर उसकी गति को धीमी करने से हृदय की जो प्रणाली जो है उसको बहुत लाभ होता है, जीवन की क्षमता बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप अपना जो भी प्रयोग करेंगे तो आप देखना हमारे जो हार्ट बीट जो है ना वो एकदम सामान्य हो जाते हैं, 50-60 तक चले जाते हैं जब आप शवासन करते हैं। तो वो बहुत ही फायदा करती है। तंत्रिका तंत्र जो हमारा जो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसको प्रभावित करने के लिए मन में स्फूर्ति और स्पष्टता आती है योगासन करने से। तनाव में कमी आती है, हमारे स्ट्रेस में आपको फायदा होता है, चिंता और तनाव कम करता है, मन को शांत करता है प्राणायाम का जो अभ्यास जो है। और दार्शनिक प्रभाव जो बोलते हैं, हमारा जो स्पिरिचुअल क्या उसमें फायदा होता है, तो जीवन शक्ति हमारी जो जीवनी शक्ति बोलते हैं हमारी, बराबर, जीवनी शक्ति समझ लीजिए। हम हमारी जो फिजिकल जो बॉडी ताकत है ना, वो ताकत ताकत नहीं है। हमारी इम्यून जो जीवनी शक्ति जो बोलते हैं, तो वो हमारे प्राण की शक्ति है। दोस्तों प्राण की शक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जब कई महीनों तक लोग उपवास करते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं है, फिर भी उनकी शक्ति ज्यादा रहती है, तो वो उनकी जीवनी शक्ति है, तो वो वृद्धि करती है। वायु का शुद्धि सात्विक अंश प्रवेश करने से जीवनी शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है, हमारी मन की चंचलता को कम करने के लिए मानसिक एकाग्रता और स्मरण शक्ति, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाता है प्राणायाम का अभ्यास। और आध्यात्मिक विकास सबसे ऊपर, हम सब जो ये करते हैं ना, योग का जो फायदा लेते हैं ना, ये फिजिकल फायदा है, ये रोग बीमारी मिटाने का तो फिजिकल फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा हमको आध्यात्मिक लेना होता है। तो आध्यात्मिक में मन की अशुद्धियां दूर होती है और आध्यात्मिक सत्य का अनुभव करने में ये प्राणायाम के अभ्यास जो है हमको मदद रूप होता है। तो ये हमारा हो गया। अ, तो ये हमने देख लिया योगासन और प्राणायाम के कैसे हमको फायदा होता है। तो इसके नेक्स्ट हम देखेंगे अभी हम जो देखने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये है हमारा योग के ग्रंथों में आहार के बारे में क्या गया बोला गया है। आप लोगों ने अभ्यास तो किया होगा, लेकिन ये जो है, तो ये एडवांस जब आप अभ्यास करेंगे, जब वाईसीबी का अभ्यास करेंगे, तो उसके अंदर ये ज़्यादा डिटेल में आता है। लेकिन हम ऊपर ऊपर से आज देखेंगे। तो ये जो हठ प्रदीपिका जो हमारा ग्रंथ जो है, हाँ, हठ प्रदीपिका में योग के बारे में, मिताहार के बारे में भी कहा गया है। तो सुशीक्ष्ण मधुराहारश्च चतुरांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। तो हमारा आहार जो होता है चिकना होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, और 1/4 पार्ट खाली होना चाहिए। दोस्तों हम कभी भी खाना खाने बैठते हैं तो हमारा 50% जो है 50% आहार से भरेगा, 25% जो है वो पानी से भरेगा, और 25% खाली रहेगा। खाली रहेगा तभी वो जो हमारी जो होजरी में जो जो स्टमक में जो घूमता है ना आहार, तो पूरी जगह होनी चाहिए, तो तभी वो उसे अच्छे से पाचन हो जाता है। तो ये होता है। फिर हमारे षड रस जो बोले गए हैं, तो षड रस का हमारा शरीर में जो जो आहार में उसमें होना चाहिए, बराबर। तो हमारा आहार ऐसा पसंद करो जो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरितनाशक है। तो ये षड रस जो बोले गए, तो ये इसके लिए ये हठ प्रदीपिका का श्लोक है, हठ प्रदीपिका का। कटवम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित साकम सौवीर तैल तिल सर्ष पमध्य मत्स्यान आजादी माश दधित ककुल कोल पिन्याक हिंगुल शुन्ना द्यम पथ्य माह। अपथ्य निषेधाहार, आहार जो क्या हमारे साधना में विघ्न डालने वाला आहार है, तो कौन सा है? तो उसमें खट्टा, इमली जैसा तीखा, मिर्चीदार, ज्यादा नमकीन है, जायफल जैसे जो उष्ण है, जो गर्मी वाले है वो। तो ये सारे जो है सरसों तिल आदि का तेल, शराब, मछली, बकरी आदि पशुओं का मांस, दही, मट्ठा,
लस्सी, कुल्थी, ये सारा चीज को उसको मना किया गया है। साथ में दोबारा गर्म किया हुआ, रस रहित, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा, दूषित खाद्य, ये सबको भी मना किया गया है। इसके साथ में हितकारी आहार कौन सा है? तो मधुर, चिकना, गाय के दूध से बने पदार्थ, धातुओं को मजबूत करने वाला, मन को अच्छे लगने वाला, और यथोचित, तो उचित मात्रा में किया गया आहार। पुष्टम सुमधुरम सिद्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोबीलिशितम योग्यम योगी भोजम आचरित। तो इस तरह से ये सारे श्लोक दिए गए हैं। तो इस तरह ये जो हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं। अभी हम देखेंगे भगवत गीता के हिसाब से। दोस्तों, भगवत गीता हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने हमको मार्गदर्शन दिया है। तो ये जो है, इसमें सात्विक आहार, तो सात्विक आहार आप देख सकते हैं, इसमें ये स्लाइड में आपको दिखाई देगा। तो ये जो है, तो इसमें ये जो 17 नंबर के अध्याय में 8वां श्लोक है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्ध विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। अ, तो ताजे फल, सब्जियां, चावल और गेहूं जैसे साबुदाना, दलिया और दालें, दाने और बीज, डेयरी जैसे दूध, मक्खन, घी और शहद जैसे प्राकृतिक मिठास है। तो ये जो क्या बोले हैं उन्होंने, तो ये आहार जो है, सात्विक भोजन ताजा, पौष्टिक, आसानी से पचने वाला होता है। लोग इन्हें कम से कम प्रसंस्करण के साथ तैयार करते हैं और सीमित मात्रा में खाते हैं। कृष्ण बताते हैं कि ये भोजन एक स्पष्ट और शांत मन बनाने में मदद करता है, जो ध्यान, चिंतन और भक्ति साधना के लिए एकदम सही है। तो दोस्तों, इसमें एक शब्द है प्रसंस्करण के साथ तैयार किया गया। तो जितना आप कम उसको प्रोसेस करेंगे, उतना वो हेल्दी रहेगा। जितना ज्यादा प्रोसेस होता है, हम बना बना कर ऐसे फ्रिज में रख देते हैं और बाद में बनाते हैं, तो उसमें उसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो वो हमको फायदा नहीं करता है। तो ये सात्विक भोजन की ये व्याख्या यहाँ पर दी गई है। इसके साथ में बाद में देखेंगे राजसिक भोजन। तो दोस्तों, राजसिक, सत्व, रजस और तमस, ये तीन हमारी गुण बोले गए हैं। तो इसमें से राजसिक भोजन जो है, हमको उत्तेजना प्रदान करता है। कटव मल्लन नातोष्टि क्षण रूक्ष विदहीन आहार राज सस्येष्ठा दुख शोक काम पय प्रदा। तो जो भोजन, ये खाद्य पदार्थ ज्यादातर शाकाहारी होते हैं, मन को बेचैन और भावनाओं को तीव्र बनाते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं कैसा पदार्थ है ये। पूरी तरह से बुरे नहीं, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए मानसिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल बना देते हैं। इन खाद्य पदार्थों को ज्यादा खाने से आगाह करते हैं, क्योंकि ये मन को उत्तेजित करते हैं और सांसारिक इच्छाओं को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब आप काम करने जाते हैं, तभी ये मन को उत्तेजित करने वाला राजसिक भोजन जो है, वो ठीक है। आपको ज्यादा काम करना है तभी वो सही है। लेकिन जब आपको अभ्यास करना है, आध्यात्मिक साधना करनी है, तभी ये राजसिक आहार भी हमको फायदा नहीं करना है। तो इस तरह से ये इसमें भी बताया गया है। और तीसरा जो है, वो तामसिक भोजन, जो जिसका बिल्कुल हमको परहेज करना है, जो पूरे दिन में हमारी आ, आरोग्य के लिए और हमारी साधना के लिए बिल्कुल नुकसानकारक जो है, ऐसा है ये तामसिक भोजन। तो 17वें अध्याय का 10वां श्लोक बताता है, यत यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि यामिद्वम भोजनम तामस प्रियम। तो तामसिक भोजन में मांस, नशीले पदार्थ आंतरिक प्रकाश को मंद करते हैं हमारे, और आध्यात्मिक साधकों सबसे लिए चैलेंज देते हैं। तो ये तामसिक भोजन बासी, बेस्वाद, सड़ा हुआ, सड़ चुका और अशुद्ध होता है। तो ये सर मांस, मछली, अंडे, शराब, नशीले पदार्थ, बासी चबा हुआ खाना, बचा हुआ खाना, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अशुद्धियों वाले किण्वित खाद्य पदार्थ। तो ये जो सारे रेडीमेड जो फूड आते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, दोस्तों आप देख लेना। आप कोई भी बर्गर जो आते हैं, बहुत ही जो कंपनी आती है तो जो बहुत ही फेमस है, तो उनके ये जो बर्गर जो इतने उसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं, आप उसको खुले में छोड़ दीजिए, आप 1 महीने तक छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं होता है।
तो जैसे प्लास्टिक का डब्बा रख देते हैं ना, ऐसे ही ये बर्गर की हालत होती है। बर्गर का मैं उदाहरण देता हूँ। ये सारी चीजें जो है ऐसी ही होती है, जो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाल दिए जाते हैं जो खराब नहीं होने के लिए। तो मांसाहारी खाद्य पदार्थ में ये सारा चीज आता है। शाकाहारी पदार्थ भी उतने ही नुकसानकारक है, जो ये ऐसे सारे डिब्बे बंद आते हैं। वो हमको कोई फायदा नहीं देते, कोई हमको ऊर्जा नहीं देते हैं, कोई हमको न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, पोषण नहीं मिलता है। तो ये हमको सुस्ती लाता है, जड़ता लाता है। ये जो तामसिक खाना है ना, जड़ता, ये जब खाना खाएंगे ना, तो आपको सोने का पक्का मन हो जाएगा, आलस्य लाता है, भ्रम बनाता है। तो ये आध्यात्मिक जागरूक के लिए बाधाएं पैदा करने वाला है। तो ये से हमको बचते रहना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम, तो हमारा ये जो सूत्र बताया गया है, लेट फूड बी धाई मेडिसिन। हिपोक्रेट्स ने बोला है हमारा आहार ही हमारा क्या बनेगा, हमारा दवाई बन जाएगा। तो अच्छी तरह से, तो दोस्तों अभी ये जो मेन टॉपिक पर आते हैं, तो ये अभी आ गया है आहार का, जो मैंने बताया था, जिससे मेरा 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 हार्ट का और सारा जो मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो ये है आहार की पद्धति दोस्तों। तो इसमें अब देख लो कि आप जो भी खाना खाते हैं, तो इसमें तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। फल है, सब्जियां है और अनाज है। अनाज में सब कुछ आ जाता है दोस्तों। जो भी आप नाश्ता करते हैं ना, हल्का खाखरा, ममरा, बिस्किट, हाँ, जो भी चीज है सभी जो रेडीमेड है, सभी जो है यही कैटेगरी में आएगा। तो आप देख लो अच्छे से, ये इसका ये ध्यान में रखना है, ये शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो ये पेट में पचने का समय दे दिया गया है। फल अगर खाते हैं तो 1 घंटे में पच जाता है पेट में, आंत में, एक घंटा छोटी आंत में, 1 घंटा बड़ी आंत में, 3 घंटे में बाहर निकल जाएगा। सब्जियां अगर खाते हैं तो वो 2-2 घंटे में होकर 6 घंटे में बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब अनाज हम खाते हैं दोस्तों, अनाज ध्यान से देखिए, तो 6 घंटा हमारी स्टमक में रहता है, 6 घंटा छोटी आंत, 6 घंटा बड़ी आंत, 18 घंटे लगते हैं उसको बाहर निकलने के लिए। दोस्तों अगर आपको एक बार दिन में अगर टॉयलेट आता है, पेट साफ होता है, तो समझ लीजिए सुबह में आपका जो पेट साफ हुआ है ना, तो कल रात का खाना हुआ आपका नहीं निकला है दोस्तों। कल रात का खाना हुआ नहीं निकला है, वो 18 घंटे के बाद में निकलता है। तो आपको दोपहर 2-3 बजे 4 बजे तक आके निकलने के लिए तैयार है। लेकिन वो अभी तक अगर हमको दूसरी बार हमारा पेट साफ होने की आदत नहीं है, तो वो निकलता नहीं है और वो सड़ने लगता है दोस्तों। तो वो सड़ता है। वो 5 बजे जो बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो सुबह में 6 बजे निकलेगा। तो वो 12 घंटा पड़ा रहेगा, सड़ेगा, उसमें से वायु पैदा होगा, वो उसको सुखा देंगे। सुखा देने से वो मल जम जाता है और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो और वो हमारी जो आंत के जो आखिरी जो हिस्सा है हमारा, तो वहां से चीरा पार पार कर निकलते हैं और वहां से खून भी निकलता है। तो हरस मसा पगंदर और आंत की कैंसर के तक जो हो जाता है, वो इसी वजह से होता है। इसीलिए दोस्तों हम सबको ये बताते हैं, एनीमा की क्रिया, आप एनीमा अच्छे से करो, 1 महीना 2 महीना एनीमा का प्रयोग करो। आपकी जो बड़ी आंत है, जो कोलोन है, वो क्लींजिंग हो जाएगी, पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो आपका नेचुरल फिर प्रेशर टॉयलेट का आ जाएगा और आपका पेट साफ आसानी से, कोई भी इसबगुल, कोई भी त्रिफला, कोई भी चूरन लिए बगैर, कोई भी ज्यादा 4-5 गिलास पानी भी पिए बगैर, आपका आसानी से पेट साफ होने लगेगा, सुबह में भी और शाम को भी। 2 बार अगर साफ होने लगा, तो आपका एकदम सिस्टम ठीक हो जाएगा, सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं। अभी ये नवरात्रि आ रही है दोस्तों, तो हमको उपवास का आगे की स्लाइड में आएगा। तो खास करके ये जो जब हमारे आहार में फल और सब्जियां, और उसमें भी कच्ची सब्जियां लेना है दोस्तों। कच्ची सब्जी क्या, आप चटनी बना लो, उसको अच्छे से टेस्टी बना लो, टेस्टी बनाए सब कुछ, लेकिन उसको कच्चा ही खाना है। फल जो है, फल को भी हमको जूस, फल को भी कुछ प्रोसेस नहीं करना है, उसको भी ऐसे ही लेना है। तो इस तरह से ज़्यादा हमको न्यूट्रिशन मिलेगा, जो हमको पोषण, जो विटामिन जो चाहिए वो इसमें से मिल पाते हैं। जब हम पकाते हैं ना, तो वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। आपने इतनी उम्र में आपने जो भी खाना खाया है, जो भी सब्जियां पका कर खाई है, और आपको जो समस्या आई है, तो वो आप कच्ची सब्जियां खाने से दूर हो जाएगी। खास करके आपकी एसिडिटी की समस्या दोस्तों, जो हमने जो देखा ना, जो हमारा
योगा का अभ्यास में क्या हमको बाधा करते हैं, तो हमारे हमारे जो शरीर जो है ना, जकड़न आ जाती है शरीर की नलियों में, और हमारे स्नायुओं में जकड़न आ जाती है दोस्तों। तो जकड़न का कारण है, सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी। एसिडिटी जो है, हम आप जो भी पका हुआ जो अनाज खाते हैं ना, और सब्जियों को जब पका लेते हैं ना, तो वो एसिडिक प्रकृति बन जाता है। जबकि वो कच्चा आता है तो वो अल्कलाइन प्रकृति रहता है। तो आप सब अपना अपना आहार को चेक कर लीजिए। ज्यादातर लोगों का 90% आहार जो है पका हुआ अनाज है। तो पका हुआ अनाज एसिडिटी करता है, और हमारे एसिड अल्कलाइन को बैलेंस नहीं होने देता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। तो उसमें ही हमारी जो जोड़ों का दर्द है, हमारा ये जो हमारा स्नायु का दर्द है, जो पीठ का दर्द है, ये सारे के पीछे ये एसिडिटी कारणभूत है। तो उसको बचने के लिए ये कच्ची सब्जियां और फल खाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये आता है डाइजेशन। ये जो आवर हम जो खाना खाते हैं ना, तो दोस्तों ये जिन लोगों को भी हमको हेल्दी रहना है, वेट लॉस करना है, तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें हमने दिखाया था इंटरमीडिएंट फास्टिंग, जो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। और हमारे शास्त्रों में तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग बहुत सालों से दिया गया है। जो जैन धर्म में आप देखो, एकासना बोलते हैं, एकासना एक ही आसन में 24 घंटे में एक ही बार बैठकर खाना खाना है। आप देख लो, एक ही बार अनाज का खाना खाते, वो पूरा खाना ही एक बार खाते लेते हैं। लेकिन हम क्या बताते हैं, आप अनाज जो है ना, पका हुआ खाना एक ही बार खाइए। शाम का जो 8 बजे का डिनर है उसमें खाइए। पूरे दिन में आप सुबह से शाम लेकर तक आप कच्चा खाना खाइए, फल खाइए, स्प्राउट खाइए, बराबर, अंकुरित अनाज खाइए, और उसका चटनी बनाकर खाइए, उसका जूस बनाकर पीजिए। लेकिन पका हुआ खाना रात को एक ही बार खाइए। तो ये जो इंटरमीडिएंट फास्टिंग का ये चार्ट है दोस्तों, इसमें 16 घंटा उपवास बोला गया है। उपवास जो है सबसे बड़ा शस्त्र है। हमारी 2 नवरात्रियां, वैसे 4 नवरात्रि बोली जाती है, लेकिन 2 नवरात्रि है, चैत्र और आसो की अभी जो आएगी। तो ये दोनों नवरात्रि का उपवास का बहुत महत्व है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री भी उपवास करते हैं। और लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जब भी आप उपवास करते हैं तो आपको बस्ती क्रिया एनीमा खास करना ही करना है। वो अगर नहीं करते तो आपको पूरा फायदा नहीं होता है। उपवास से जो हमारे टॉक्सिन विषैले तत्व जो निकलते हैं, वो निकालने के लिए हमको एनिमा लेना बहुत ही आवश्यक है। सादे पानी का लेना है एनिमा, कोई भी हमको उसमें दवाई नहीं डालनी है। तो आप देख रहे हैं, तो डाइजेशन अवर्स जो है हमारे रात को, जो ईटिंग आवर्स है हमारे 12 बजे से 8 बजे का है विंडो। और रात को अगर भारी खाना खा लिया ना, तो दूसरे दिन 12 बजे तक आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रात का जो खाना है खाते हैं तो उसकी हमको एनर्जी मिलती है। जैसे हम रात को मोबाइल चार्ज कर देते हैं और पूरा दिन में चलता है, ऐसे ही हमको जो सुबह में एनर्जी चाहिए, ये रात के खाने से मिल जाती है। हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। आप सब अनुभव करके देखना, सुबह में कुछ नाश्ता नहीं करेंगे, फिर भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वर्किंग आवर जो एफिशिएंट आवर जो है वो सुबह का है। उसके बाद में हमको जैसे ही आप लंच करोगे, आपको सुस्ती आनी शुरू हो जाएगी। आप याद करो तो। और हमारा जो हमारी कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। और जब हमारी सुस्ती आती है, इसलिए आपको चाय कॉफ़ी पीनी पड़ती है। जो ऑफिस में जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, तो चाय कॉफ़ी क्यों पीते हैं? क्योंकि हमको सुस्ती आती है ये वाला लंच में, ये वाला खाने से। इसकी जगह पे आप जब कच्चा हुआ भोजन या फ्रूट खा लेंगे, तो आपको सुस्ती कभी नहीं आएगी, और आपको ये चाय कॉफ़ी भी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ईटिंग आवर्स है 12 विंडो है हमारी। तो जैसे ये विंडो में अभी आपने पका हुआ खाना खा लिया, तो वो 6 घंटे का उसका साइकिल है। तो बाद में आप 6 घंटे तक कुछ नहीं खा पाओगे। इससे इसलिए हम बोलते हैं 12 बजे आपको हमको पंच तत्व बैलेंस करना है। तो हमारा पंच तत्व कैसे बैलेंस होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो 12 बजे से हमको हरी पत्तियों का जूस पीना है, सब्जियों का जूस पीना है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में फ्रूट खाइए। उसके 1 घंटे के बाद में आप ये सलाद वगैरह खाइए, बराबर। 4-5 बजे, 5 बजे है तो आपको भीगे हुए हमको नट्स खाने हैं। हाँ, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, फिर हमारा मूंगफली है, तिल है, अलसी है, बराबर। ये सारा जो है भिगो कर रख दीजिए एक मुट्ठी पर, और वो 4-5 बजे खाइए आप। है, उसका स्मूदी जैसा बना लीजिए। उसमें कुछ भी
फ्रूट भी डाल सकते हैं, वो स्मूदी जैसा बनाकर खा, उसका लड्डू जैसा बनाकर रख लीजिए। तो और खजूर वगैरह खा सकते हैं। तो ये हमको नेचुरल हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन देता है, प्लांट बेस्ड कैल्शियम देता है। कैल्शियम की गोली खाते हैं ना तो उसको पथरी होने की समस्या आती है, जबकि ये नेचुरल आपका आता है। तो ये सब अगर करते हैं तो आपको 4-5 बजे वो खाना है और रात को 8 बजे हमारा डिनर लेना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया ना, ये शेड्यूल फॉलो करेंगे ना तो सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी योगा कर सकते हैं, क्योंकि आपने भारी खाना खाया ही नहीं है। आपको जो 4 घंटे का जो नियम जो है भारी खाने वाला, उसको पालन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बहुत ही फायदे वाला है। तो ये रात को जब 8 बजे खाना खाते हैं ना, भारी खाना, अनाज वाला खाना, तो वो 2:30 बजे तक, देखो चार्ट में 2:30 बजे तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में बॉडी हीलिंग करना शुरू करता है दोस्तों। हीलिंग जो हमारे शरीर में हर रोज रात को करोड़ों सेल मर जाते हैं और करोड़ों नई कोशिकाएं बनती हैं। और नई कोशिका जो बनते हैं उसका जो रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी। तो इस तरह से वो ये हीलिंग आवर है जो सुबह में 12 बजे तक चलता है। अब सबको ये प्रश्न होगा, तो हम सुबह में 6-7 बजे उठकर जो भी नाश्ता करते खाते हैं, तो दोस्तों जब भी आप कुछ भी खाना खाने डालेंगे ना पेट में, तो पेट क्या करेगा, हमारा शरीर क्या करेगा, प्रायोरिटी देता है। कुछ भी खाना अंदर आया तो उसको डाइजेशन में ले जाता है। जो जो हीलिंग की जो एनर्जी है ना वो कम हो जाती है और हमको वो डाइजेशन में चली जाती है वो एनर्जी। तो इसीलिए हमको हीलिंग में ज़्यादा एनर्जी रहता है, हमारा सारा जो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं इसमें, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इस तरह से ये चार्ट को फॉलो करना है। इसके बाद में आता है ये बड़ी आंत का चित्र है। देखो दोस्तों, आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। तो इसमें ये डॉक्टर वॉकर, आप देखेंगे एन वॉकर का चार्ट आता है, तो वो उसका डिटेल मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे गूगल में। तो अभी ये कॉलोन क्लींजिंग है। तो दोस्तों ये जो हमारा डस्टबिन है, मेरे पास हमारा सेंटर चलाते हैं, तो एक आदमी आया था, तो 10 दिन तक टॉयलेट नहीं हुआ था, 10-10 दिन तक। और वो क्रेमाफिन दवाई लेनी पड़ती है, उसके बाद में पेट साफ होता है उनको। अब देखिए वो उनको कोई भी चूरन ही असर नहीं करता है दोस्तों। तो ये ऐसे सारे किस्सों में हम लोगों ने हमारी बस्ती क्रिया का बहुत ही प्रयोग किया है दोस्तों। हमारे सेंटर से मैंने आज तक 5,000 लोगों को ये बस्ती क्रिया का मोटिवेशन दिया है, एनीबा पॉट दिया है, और सबका आशीर्वाद मिला है। तो ये आप सभी ये सीख लीजिए। तो ये जो कॉलोन जो है उसमें 70 से ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं, और ये पॉइंट के ऊपर कचरा जम जाता है दोस्तों। ये कचरा जमा हुआ होता है ना, तो उसके रिलेटेड हमको बीमारी आती है। तो इसीलिए ये किसी दवाई से साफ नहीं होता है। कोलोनोस्कोपी करते हैं, किसी को भी अगर कैंसर है ना, तो कैंसर का दर्दी का कितना वो अंदर अशुद्धियाँ होती है उसका एक वीडियो है। अलग अलग बीमारी के उसके कोलोनोस्कोपी में क्या क्या उसमें अशुद्धियाँ होती है। ऐसे लंबे लंबे कीड़े भी आपके अपने ये बड़ी आंत के अंदर होते हैं दोस्तों, वॉर्म्स बोलते हैं, कृमि बोलते हैं। तो ये बहुत ही हमारी बीमारी का कारण है। तो इसकी सफाई सिर्फ और सिर्फ हमारी बस्ती क्रिया से बहुत ही अच्छे से होती है। हमारे सारे आप जाएंगे तो आयुर्वेद में भी वो आपको बस्ती करैया कराएंगे, औषधियों से नेचुरोपैथी में भी कराएंगे। तो ये आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन ये बस्ती क्रिया करेंगे तो जैसे मैंने बताया वात पित्त कफ में हमारी वायु के जो बीमारी बोली गई है दोस्तों, तो वायु की भी जो बीमारी है आयुर्वेद में बोला है, तो 80 तरह की बीमारी है। और उसका जो हमारा स्थान जो उसका जवाबदार है ये हमारा कॉलोन, बड़ी आंत। तो इसका अगर हम आप ध्यान रखेंगे तो ये सारी बीमारियों से आप 100% बच जाएंगे। तो इसके बाद में आता है हमारा पंच तत्व। दोस्तों आप सबने भी देखा है पंच तत्व कौन कौन से है, बराबर। तो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो ये जो इसमें ये जो दिया है ये सीक्वेंस के लिए दिया गया है, तो इसमें इसके ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन सुबह में जैसे वो चार्ट में हमने देखा ना, 16 घंटे का उपवास है। सुबह में जब हम उठ जाते हैं तो उसके बाद में हम 5-6 घंटे का उपवास जब करते हैं तो हमारा आकाश तत्व बैलेंस होता है दोस्तों। उसके बाद में हम पत्तेदार सब्जियों का जूस पीते हैं तो उससे हमारा वायु तत्व बैलेंस करने लगता है। उसके बाद में जब हम सीजनल फल खाते हैं, सीजनल फल खाने हैं, तो उससे हमारे अग्नि तत्व बैलेंस होता है। उसके बाद में हम जब
ये पानी वाली जो ज्यादा जो फ्रूट है और सलाद जो खाते हैं, बराबर, टमाटर वगैरह, टमाटर, लौकी है, तो ये से हमारा जल तत्व बैलेंस होता है। और लास्ट में सबसे भारी खाना दोस्तों, अब ये जो जो सब कुछ मैंने बताया ना, आप पानी में डालकर देखिए, सब्जियों को डालिए, फल को डालिए, तो वो तैरेंगे, वो डूबेंगे नहीं। जबकि जो हम अनाज जो भी खाते हैं ना, वो पानी में डालो, सबसे भारी खाना है, वो डूब जाएगा। तो सबसे भारी खाना सबसे लास्ट में खाना है, यानी हमको डिनर में लेना है, पृथ्वी तत्व हमको मिलता है, बराबर। तो इस तरह से ये अगर चार्ट को आप फॉलो करते हो तो हमारे पंच तत्व बैलेंस हो जाते हैं। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात है। तो हमारे पंच तत्व बैलेंस होते हैं तो हमको उसको बहुत ही फायदा होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो ये चार्ट मैंने दिखाया, तो ये पूरा स्लाइड शो जो डिजाइन किया है हमने, और इसके लिए हम इसके आधारित हमने बहुत बेसिक सिस्टम देख लिया खाने का। तो अभी हम थोड़ा इसके ऊपर चले जाएंगे प्रश्नों के। अभी 10 मिनट बाकी है हमारे पास में, तो प्रश्नोत्तरी में काफ़ी सारा हम आपको कवर करके देंगे। तो इस तरह से ये स्लाइड शो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और हम आगे जाएंगे। और दोस्तों, जो भी हम खाना खाते थे, तो आपके आहार में आप मैं आज आपको बताऊंगा। तो सहजन जो बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, तो मोरिंगा के पत्तों को शामिल करना है। मोरिंगा का पत्ते बहुत ही यानी जो सुपर फूड में बोला गया है। तो वो जो प्लांट बेस्ड, उसमें कैल्शियम मिलता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आज आपको बोलूंगा, अगर आपको कुछ भी समस्या है, बहनों को भी हार्मोन रिलेटेड कुछ भी समस्या है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट की जगह पे प्रोटीन के और कैल्शियम के सोर्स के लिए ये सहजन का, मोरिंगा का टैबलेट या पाउडर या उसके फ्रेश जो पत्ते मिलते हैं उसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मिले हैं, हम लोगों ने लिए हैं। तो इस तरह से ये है। और मैं आदरणीय सिद्दीक भाई से विनती करूंगा, हम प्रश्नोत्तरी का सेशन ले लेंगे, और जी इसमें बहुत आपका जो भी जो शंकाएं हैं उसका समाधान कर सकते हैं। जी, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આદરણીય સુનિલભાઈ। ચેટ બોક્સ ઓપન કરી આપું છું। જી સુનિલભાઈ, તમે થોડું ચાલુ રાખો, મારે એક ફોન આવી ગયું છે, ખાલી જસ્ટ ओके, હું ફોન લઈને हवा પછી दीजिए। એક तो બે લોકોને दोस्तों और रिक्वेस्ट एक मैं छोटा सा प्रिंसिपल बता देता हूं आपको। खास करके मैंने पहले आपको एसिडिटी अल्कलाइन का तो बता दिया। हम आज तक जो भी खाना खाते आए हैं सारा ज्यादातर एसिडिक खाना है। आज से आप ये वाला जो 50% आप अपने जो भी खाना है उसमें 50% आप कच्चा खाना खाइए, 50% पका हुआ। इतना भी शुरू कर देंगे, 1 महीने में आपको उसका रिजल्ट दिखने का शुरू भी हो जाएगा, बराबर है। तो ये तो इसको कैसे बनाना है, तो जो मैंने जैसे ही बताया, जो सारी जो सब्जियां जो हैं, तो सब्जियों का चटनी बनाकर खाइए, बराबर। सब्जी की चटनी बनाइए, उसको जो भी मसाला डालना है डालिए। मैगी का मसाला भी डाल सकते, कोई चिंता नहीं, लेकिन उसको पकाइए मत, बस। तो उसका चटनी बनाइए, उसका जूस बनाकर पी लीजिए, बराबर। जैसे हम उसको ग्रीन जूस बोलते हैं, ग्रीन ब्लड बोलते हैं। तो ग्रीन ग्रीन जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल जो है ना, वो हमारा क्लोरोफिल जो है, तो उसके और हमारा हीमोग्लोबिन वो सेम स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोफिल अच्छा हमारा बॉडी में जाता है तो हरी पत्तियों से ही जाता है। तो इस तरह से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी एक बात मैं खास बताता हूँ, आप सब जिसका भी वजन ज्यादा है, जो भी बीमारी है, तो आप याद कर लीजिए, आपको जब आपकी शादी हुई थी, जब आप कॉलेज से पढ़कर पढ़ाई होकर बाहर निकले थे, पहली नौकरी ज्वाइन की थी, तब आपकी बॉडी कैसी थी वो याद कर लीजिए। सबका एकदम बहुत अच्छे से होता है। तो हमारा जब हम जो उस समय आप जो भी खाना खाते थे ना, सारा खाना हमारा शरीर सहन करके उपयोग में ले लेता है। जब भी हमारा बिल्डिंग बनता है ना, तो रेती, कपची, ईंटें, सीमेंट, जो सलिया, सब कुछ आता है। वो बन जाने के बाद में ये कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ मेंटेन करते हैं बिल्डिंग को। इसी तरह से हमारा जब हाइट बढ़ना कम रुक गया, हाइट बढ़ना रुक गया नहीं, हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया।
उसके बाद में भी उतना ही खाना खाते रहेंगे, उतना ही अनाज वाला पका हुआ ज्यादा खाना खाते रहेंगे, तो वो फिर हाइट तो बढ़ती रहेगी, तो हमारे शरीर में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हमारे पेट के आसपास की चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है। वो आप याद कर लीजिए, बराबर। तो ये वाला जब ऐसे ही खाना खाते रहते हैं तो वो वजन बढ़ाने लगता है। इसीलिए सबको मैं बोलता हूँ, अगर आपका बाहरी काम करने वाला काम नहीं है, आप जो भी काम करते हैं दिन भर में, तो आप एक ही समय में अनाज वाला खाना खाइए, बाकी के समय में फूल खाइए। 1 किलो केला भी खा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करने वाला है। जितना बंच है पेट भर के खाए, लेकिन अनाज की मात्रा कम कर दीजिए। इससे सबसे ज्यादा, ये मास्टर की मैंने आपको सबको बता दी। और दूसरी बात जो बताई, जो आपको पेट साफ करने वाली क्रिया, बराबर, आप लोग एनिमा साफ कर लेना शुरू कर दीजिए, तो उससे सारे टॉक्सिन निकलने जाएंगे। साथ में जैसे मैंने बताया, जो हमको नीति करना है, वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, तो इस तरह से ये सारी बहुत सारे चीज जो है, जो हमको ये फायदा करते हैं। तो हम, अवनी बेन काकड़िया है, आपको मैसेज आता है? अनम्यूट का मैसेज आया, अवनी बेन? हाँ हाँ सर। हाँ, बोलिए अवनी बेन। अरे सर, मुझे मेरा प्रश्न ये था, नमस्ते सर, नमस्ते। कि अभी अभी आप कच्चा खाने को, सब्जी वेजिटेबल्स वो सब बोल रहे हो, तो हाँ, अभी जंतुनाशक दवाई इतनी हो गई है कि इससे डॉक्टर भी ऐसे बोलते हैं कि उबाल के खाओ। तो इसको कैसे मैनेज करें, कि उबाल के खाए या कच्चा खाए? अवनी बेन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ले लिया, ये सारे लोगों का प्रश्न होगा। तो दोस्तों, लेकिन हम जो भी जो लाते हैं ना, बाजार से सब्जियां लाते हैं, हाँ। तो जो कच्ची खाते हैं पका कर खाते हैं, सब्जी तो वही रहने वाली है, बराबर। लेकिन आप ये भी लाते हो तो अच्छे से गर्म पानी में से आप उसको साफ कर दो, नमक वाले पानी से साफ कर दो, या अपना नींबू वाले पानी से भी साफ कर सकते हैं। एप्पल विनेगर जो आता है उससे भी साफ कर सकते हैं। अच्छे से साफ कर कर धोकर उसका प्रयोग करना है। लेकिन जब आप मैं कच्चा भी नहीं खाते, पका को भी खाते हैं, तो वही सब्जियां खाते हैं। लेकिन पकाने से वो जो जंतुनाशक दवाएं हैं जो अंदर पड़ी हुई है, वो उसके मिनरल जो है ना, वो ज़्यादा सॉलिड बन जाते हैं। आप देखो, अपनी जो पालक का अगर सब्जी बनाते हैं, तो पालक का अगर जूस बनाते तो 1 किलो पालक का 200 ग्राम सब्जी बन जाता है, तो 800 ग्राम कहाँ जाता है? तो 800 ग्राम का जो मिनरल जो है ना, वो उड़ जाते हैं, वो पानी उड़ जाता है, और उसको डेंसिफाई ज़्यादा, तो वो ज़्यादा नुकसान करने वाला बन जाता है। आप देखिए, वो जहर अंदर रहने वाला है तो रहना ही नहीं, वो पका कर खाओ या कच्चा खाओ। लेकिन कच्चा खाने से हमको उसके विटामिन्स मिलेंगे, पकाने से विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। और आज तक की जिंदगी में आपने पका कर खाया ही है, तो मैं आपको बोलता हूँ 1 महीना प्रयोग करके देखिए। आपको फायदा नहीं होता है तो मत करना, लेकिन 1 महीने में मुझे विश्वास है 100%, 1 महीने के प्रयोग में आपको 100% फायदा होना शुरू हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से आप अच्छे से ओके। धोकर साफ करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। ओके सर। ओके। थैंक यू हाँ। सर। हाँ। और विनीता बेन है, आपको देखा है बेटा, विनीता जी? यस सर। हाँ, हाँ। यस सर। हाँ, बोलिए। मेरा ये कहना था, आपने मोरिंगा के लिए बोला था, जूस कैसे बना के पियेंगे मोरिंगा को? मोरिंगा का जो पत्तियां जो आते हैं ना, पत्तियां हाँ आप हाँ। आराम से अपने सलाद में, चटनी में डाल के खा लीजिए। ऐसे ही अच्छा चबा चबा कर खेल लेते, थोड़ा कड़वापन होता है, तो इसलिए अच्छा। शायद कभी मुश्किल होता है। इसलिए हाँ मोरिंगा का क्या है, उसका पाउडर जो आता है ना, तो अपनी हाँ हाँ। सब्जी सब्जी जो बनाए ना, सब्जी में डाल दीजिए। दाल बनाए अच्छा। तो दाल में डाल दीजिए, थोड़ा चा ओके कढ़ी में डाल दीजिए, बराबर। ओके। या आप जो आटा बनाते हैं तो उसमें मिक्स करके ले लीजिए। तो ओके। हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, वो हफ्ते में हाँ एक हाँ बार मोरिंगा के पत्ते के पराठे खाते हैं, जो थेपला बोलते हैं ना, वो खाते हैं। हाँ हाँ। तो अच्छा ऐसा, अच्छा। उस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके। हाँ। एंड एनिमा कैसे लेंगे हम लोग? एनिमा के लिए एक वीडियो बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे हाउ टू टेक एनिमा, तो आ जाएगा, बराबर। मेरा भी चैनल है, उसमें भी मिलेगा और कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन एनिमा जो है बहुत ही सरल है, अच्छा। और आसानी से बहुत ही फायदा करने वाला है, तो कहीं से भी उसका वीडियो मिल जाएगा। हाँ। ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट है राजेश
राजेश भाई, मैं आपको अनम्यूट का भेजा है। जी नमस्ते सर। नमस्ते राजेश जी। सर ये चाय का क्या रोल है हमारे जीवन में, क्योंकि सुबह उठते हैं चाय पीते हैं तभी पेट साफ आता है, शाम को भी चाय पीते हैं तभी पेट, तो वो कंटिन्यू करना चाहिए या एक बार पीना चाहिए या बंद करना चाहिए? आपका क्या सजेशन है उसके लिए? दोस्तों, हम सब जो है ना, दुर्योधन की प्रकृति में आने वाले लोग हैं। दुर्योधन की वृत्ति जो बोली गई है, बराबर है। तो उसमें ये बोला गया है कि भाई दुर्योधन ऐसा बोलता था, अच्छा क्या है वो मुझे मालूम है लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर सकता हूँ, और बुरा क्या है वो मुझे मालूम है लेकिन वो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो हम सबको मालूम है कि चाय के क्या नुकसान है, कॉफी के क्या नुकसान है, बराबर। इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने जो बताया, भाई चाय कॉफी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम वो जो हमको है ना सुस्ती आती है सुबह में भी, क्या है, जब हम नाश्ता करेंगे तो नाश्ता के साथ में हमको चाय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पका हुआ खाना खाया है ना, तो पका हुआ खाना जैसे ही पेट में जाता है हमको सुस्ती आती है, और सुस्ती दूर करने के लिए हमको चाय पीनी पड़ती है। जैसे ऐसे ही दोपहर के भोजन में और जब भी काम करते हैं तो उसी वजह से। तो चाय का एक जो नशा है, चाय का नशा नहीं है दोस्तों, ये दाल चावल का भी नशा है। ये जैसे जो किसी को कैंसर की बीमारी है ना, तो हम उसको पूरा अनाज बंद कर देते हैं, सिर्फ और फल और जूस के ऊपर रखते हैं। तो वो लोग भी अनाज बंद, उसको फायदा होता है, डायबिटीज मिट जाता है, सारी बीमारी मिट जाती है, फिर भी वो अपनाता नहीं है। उसको ये दाल चावल का टेस्ट नहीं जाता है। तो दोस्तों, दाल चावल में भी नशा होता है, और उससे इसीलिए हमको सुस्ती आती है, आप देख लीजिए, बराबर है। तो जैसे ही शराब या नॉनवेज नहीं, दाल चावल, हम तो यही, हमारे गुरुजी तो वही बोलते हैं, पका हुआ खाना ही हमको सारा नुकसान करता है, बीमारी लाता है। भगवान का खाना है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, रामायण और भगवत गीता में भी बोला गया है, बराबर। तो ये कच्चा खाना ही हमारा सही खाना है। तो ये सब करने लगेंगे। दूसरा, जैसा आपने बताया, तो हमको ग्रीन जूस बनाकर पीना है सुबह में। पहले जूस पियो, बाद में आप जो जो चाय पियो आधे घंटे के बाद में, बराबर। तो जैसे ही ये जूस अच्छा पीना शुरू हो जाएंगे ना, तो उसका अच्छा इफेक्ट मिलता है, आपकी चाय की आदत छूट जाती है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आप दूध जी बगैर का आप हर्बल टी जैसा बनाकर पी लेते हैं, उसका कम नुकसान होता जी है। तो इस जी तरह से जी। आप कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। हाँ। और नेक्स्ट है संजू प्रकाश। संजू जी। जी सर, नमस्ते सर। हाँ, सर नमस्ते। मुझे ये सवाल था, आपने बताया कि डिनर में अनाज लेना चाहिए। तो जैसे कहा गया है कि जब सूर्य होता है तो हमारा डाइजेशन पावर सही होता है, तो अनाज जो है लंच में क्यों नहीं? हाँ, देखो बहन जी, ये हमारे गुरु जी तो ये बताते हैं, भाई हमने इतने सालों से, हमारी भोजन प्रथा का नाम है न्यू डाइट सिस्टम, इसलिए बोला गया है। भाई हमको वो राजा की तरह नाश्ता करने को बोला था, बराबर, राजकुमार की तरह हमको लंच करना था, और भिखारी की तरह शाम का डिनर लेना था। लेकिन हमको जी भिखारी बनना तो पसंद ही नहीं आता है, तो शाम को भी वही खाना खा लेते हैं। इसीलिए जी हमने उल्टा कर दिया इसको। और ये उल्टा करने से आप प्रयोग करके देखना, क्योंकि जब हम भूखा रहने को नहीं बोल रहे हैं आपको, समझ लो, बराबर। तो जो भूखा नहीं रहते, आप फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो अच्छे से आसानी से पच जाती है, ज़्यादा एनर्जी देती है, वो सुस्ती नहीं आती है, बराबर। तो हमको विटामिन मिलते हैं। रात को जब हम खाना खाते हैं, और सुबह में से जब आपने ऐसा खाना खाया है ना, तो शाम तक ऐसी अच्छी भूख लगेगी आपको, आपके जो जठर अग्नि जो है ना वो प्रदीप्त हो जाएगा। तो वो शाम को भी खाना हुआ खाना अच्छे से हजम हो जाता है, बराबर। जबकि अभी आप ओके। जो खाना खा रहे थे, तो सुबह में भी ये पराठे खा लिए, दोपहर में भी खा लिए, शाम को भी, वो तीन टाइप जो पका हुआ खाना है ना, वो अच्छे से हमको पचता भी नहीं है, और हमको भूख भी नहीं लगने देता है। ठीक है। तो ये प्रयोग करके देखना है। तो थैंक ये यू सर। आप करके देखिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मनाली राजेश, आपको देता है, भेजा है। नमस्ते सर। नमस्ते।
सर ये एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी आंसर हो गया है। वन अनदर क्वेश्चन ऐसा है कि सुबह जैसे कि बोलते हैं कि सुबह दिन स्टार्ट होता है एंड सुबह अगर हम अच्छे से खाना खाते हैं तो वो पूरा दिन हम एक्स आई मीन पूरा दिन हम चहल पहल करते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है पूरे दिन में। एंड सही बात। अकॉर्डिंग टू दी चार्ट लाइक जैसे कि मैं भी जैन हूँ तो मैं शाम को 7 बजे खा लेती हूँ। फिर सेकेंड डे तो अभी कैसे करना चाहिए? लाइक सुबह 7-8 बजे नाश्ता करना चाहिए या फिर स्किप करके 12 PM? अच्छा, ये आप जैन हैं तो अपने तो बहुत उपवास के प्रयोग हुए हैं। हाँ, यस लेकिन फिर यस। ये इसमें क्या है, समझने की बात क्या है, मैं पहले भी समझाया था। जब हमने रात को ही बारीक खाना खाने को बोला है, रात को खाने की जो एनर्जी है ना, ग्लूकोज जो है, वो सुबह में उपलब्ध होता है। सुबह में आप कुछ भी नहीं खाते हैं ना, डायबिटीज वालों को कई लोगों का अनुभव है, देख लेना। वो लोग हम्म। बोलते हैं हमने कुछ नहीं नाश्ता किया फिर भी हमारा शुगर लेवल बहुत हाई आता है। तो यस नेचुरली हमारा बॉडी को पता है, उसका बॉडी का क्लॉक है, सुबह में हमारा प्रवृत्ति शुरू होने वाली है, उसको एनर्जी की जरूरत है। वो जो शुगर स्टोर किया हुआ है उसको रिलीज करता है, वो अवेलेबल है। आप कुछ भी नहीं खाना खाएंगे तो भी आपको एनर्जी ऐसी ही रहेगी। उल्टा यस जब आप नाश्ता कर लेते हैं ना, तो वो नाश्ते को पचाने के लिए वो एनर्जी वहां चली जाती है, तो हमको थोड़ा सुस्तीपन आता है। तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं, बराबर है। और दूसरी यस। बात है, अगर हमने क्या बोला है, अनाज नहीं खाना है। सुबह में से आप 1-1 घंटे में फल हाँ। खाइए। आपको अगर बीमारी नहीं है ना, तो सुबह में आप 8 बजे भी, आप चलो उपवास मत करो, बीमारी नहीं है तो 8 बजे भी फ्रूट से शुरुआत करो। फल खाइए, फल का जूस पिए, 1-1 घंटे में खाते रहिए। पूरा दिन ऑफिस में आप लेकर जाइए, बराबर है। 1-1 घंटे में खाते रहिए फ्रूट, भूखा नहीं रहना है। यस लेकिन ये जब ऐसा करेंगे, शाम को ये अच्छी अच्छी भूख लगेगी ना, और जो भी खाएंगे अच्छा से हजम हो जाएगा। अभी क्या होता है, 3 बार हम तीनों बार नाश्ते में और दोनों बार खाने में अनाज खाते हैं ना, वो अच्छे से पचता नहीं है। पचता नहीं यस। है तो वो आयुर्वेद के हिसाब से आम बन जाता है, और वो आम बनकर बहुत सारी बीमारी का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इस यस। तरह से आप प्रयोग करके देखिए। नेक्स्ट थैंक हम यू सर। देंगे रीना बहन। હેલો हाँ बोलिए रीना बहन। સર મને કોઈ પણ PDF યા કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન નથી મળતી. આપ તમારો અવાજ કપાય છે બેન, તમે વિડીયો બંધ કરીને બોલો. હા સર આવે છે અવાજ? હા આવે છે, બોલો. હા સર મને કોઈ પણ ગ્રુપમાં મારો નંબર આઈ થિંક એડ નથી તો મને કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન યા PDF એવું કંઈ પણ મળતું નથી. બેન તમે તમારા જે પણ જે છે શું કે કોચ અને ટ્રેનરને કોન્ટેક્ટ કરો, એ તમને એમાં જ એડ કરી દેશે, પહેલા તો બરાબર છે. રીનાબેન પહેલા આપનો વિડીયો ઓન કરો. વિડીયો ઓફ કેમ છે ના ના સુનિલભાઈ? સરે વિડીયો કીધું સાહેબ, એટલા સાહેબ એમનો માટે અવાજ કપાતો હતો એટલે ઓફ કરાયો ઓકે હતો. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. હા જી સર. સાહેબ એમનો કંઈક કોઈ ગ્રુપમાં નથી, મેસેજ નથી આવતા એવું પૂછે છે. એમના કોચને કહેજો કે જે લિંક છે એમને શેર કરી દે. એમના કોચને કહેજો મને મેસેજ કરે, આપણે એડ કરાવી દઈશું. ઓકે સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સમય હોય તો આપણે લઈ શકીશું. ચાલુ રાખો સુનિલભાઈ, તમે ચાલુ રાખો થોડો સમય, હજુ ઓન હા ધ વે છું. ઓકે, તો હું મારી રીતે લઈ લઉં. હા, એક બે ક્વેશ્ચન હજુ લઈ લો પછી આપણે ઓકે પૂરું ઓકે. કરીએ. પ્રીતિ અંતાની. प्रीतिबेन आपका प्रश्न पूछिए. હા મને છે ને બ્લોકેજીસ છે તો એના માટે મારે ઓપરેશન નથી કરાવવું, નેચરલ રીતે દૂર કરવું છે, हाँ हाँ તો શું કરું? અને हाँ, બહુ પલ્સ પર સરસ ડાઉન બેન. છે, 50 છે અત્યારે. યોગ કેટલી ઉંમર છે કરવાથી તમારી? 57. 57. કઈ વાંધો નહીં બેન, જો તમે આ જે બ્લોકેજ વાળા જે છે બધા જ સાંભળી લેજો મિત્રો. તો જ્યારે બાયપાસની સિસ્ટમ નથી, જ્યારે આ પદ્ધતિ નથી, આજે કેટલા વર્ષો પહેલા, ત્યારે પણ ડોક્ટરો એનો ઈલાજ કરતા હતા. સીધું કોઈ બાયપાસ કે કોઈ સ્ટેન્ટ મૂકવાની જરૂર પડતી નથી. એટલે બહુ બધી અવેલેબલ છે. પણ જ્યારે તમને, પહેલાં તો તમને પોતાને શ્રદ્ધા પોતાની જાત ઉપર રાખજો કે ભાઈ हाँ, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना जो भी करना है तो, क्योंकि ये जो दर्दी जो है ना, दर्दी को आसपास वाले उसको वो करने नहीं देते हैं,
बराबर। पहले तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस रखना है, भाई मैं इससे करूंगा। और सबसे पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम आ गया है ना, किसी को भी बोल दिया है कि भाई आपको स्टेंट डालना पड़ेगा या कुछ भी है, तो आप एक उसके पास 1 महीना मांग लीजिए। चलो 1 महीना, 1 महीना में आपको रिजल्ट में ला के दे सकता हूँ। उसमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया, इमरजेंसी है, समझ लो अपने शरीर में इमरजेंसी आ गई है, कोई भी बड़ी बीमारी आ गई है, किडनी की आ गई है, लीवर की आ गई है, कैंसर आ गया है, तो उसको बोलो इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में क्या करते हैं, बस हड़ताल है, अनाज खाना बंद कर देना है आपको, बराबर है। अनाज खाना बंद करना है, फास्टिंग करो और जूस पियो, फास्टिंग और जूस थेरापी। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, आप मुझे भी मैसेज करोगे तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन आप देखना, बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट पूरे दुनिया में प्रयोग किए गए हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे पास में, बराबर, जो वो जो इसमें मानने वाले वो लोग भी बताते हैं। मैं जैसे ही आप अपना ये डेयरी प्रोडक्ट बंद करते हैं, अपना अनाज बंद करते हैं, तो उसके साथ में अपना ये शुरू हो जाता है क्या, पिघलना, सर खराब एक चर्बी जो मिनट। है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से, सॉरी ये मैं अब હા लैपटॉप में, વાંધો નહીં हाँ तो સર મારે 1.5 हाँ વર્ષથી છે અને મેં ઓઇલ લેસ હમણાં તો છે મારું. બેન, ઓઇલ લેસ પણ તમે રાંધેલું ખાઓ છો, મારી વાત ચોખ્ખી હા સાંભળી લો। હવે તમે હા 1.5 ઓકે વર્ષથી જે प्रयोग करो, जो भी प्रयोग किया 1.5 साल से, वो भूल जाइए। अभी ये ઓકે वाला प्रयोग 1 महीना करो और अपना ઓકે रिपोर्ट चेक करा के देखो, बराबर। ઓકે 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स ઓકે बंद करना है, और ડેરી પ્રોડક્ટ્સ हो તો सके બંધ तो થઈ જાય. अनाज बंद ही कर दो और देख लो, ઓકે बराबर है। हाँ હા ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लेंगे વેજીટેબલ્સ. વેજીટેબલ્સ બધા જ લેવાના, કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની। ઓકે હા, કાચા લો એટલે તમને એનો ફાયદો થવાનો જ છે, બરાબર છે। ઓકે કુકરેજા નૈનાબેન, નૈનાબેન બોલીએ, અનમ્यूट હા करिए જી, अपने आप। हाँ થેન્ક યુ સર. પેલા તો તમે બહુ સરસ અમને આજે શીખવ્યું એના બદલ. અને સર મારો ક્વેશ્ચન એમ હતો કે તમે આજે બસ્તી ક્રિયા કીધી ને, हाँ, તો ઈ ડાયાબિટીસ હોય અગર કોઈને, તો ઈ ક્યાં સુધી આપણે એમને કરાવી જોઈએ? बस्ती क्रिया के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। बस्ती क्रिया 1 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल के उम्र तक के सारे लोग कर सकते हैं। सिर्फ उसमें पानी की मात्रा जो है उसको हमको ध्यान में रखना है, बराबर, उम्र के हिसाब से। और किसी भी बीमारी में बस्ती क्रिया दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बड़ी आंत, जो कॉलोन जो है, जहाँ से हम बस्ती देते हैं, वहां पर कोई आपको ऑपरेशन या कुछ भी, कुछ ज्यादा आपको वहां पर कुछ हुआ है, बराबर, तो वो कंडीशन में नहीं लेना है। खून वगैरह निकल रहा है तो वो कंडीशन में नहीं लेना है, बाकी सारी कंडीशन में आप ले सकते हैं। मतलब है ना, वो जो होती है ना कब्जियत, उनको थोड़ी रहती है ऐसे, और कभी अरे कभी उनको थोड़ा वो भी बहन जी, होता ये है कब्जियत का ही रामबाण इलाज बताया है मैंने। ये ऐसे नहीं। आप कितने सालों पूरी कब्जियत जो है, ये बस्ती क्रिया से आपकी पूरी मिट जाएगी। आपको कोई चूरन, कोई दवाई, कोई इसबगुल कुछ नहीं लेना पड़ेगा बस्ती क्रिया का। बहुत लोगों ने इसका प्रयोग किया है, बराबर। उनको मतलब जैसे कभी उनको वो उस जगह पे कुछ वो बढ़ जाता है ना, वो मस्से जैसा, अगर हाँ ऐसा हाँ कुछ हो तभी मतलब नहीं करनी चाहिए ना ऐसे। हाँ, तो वो थोड़ा संभाल से, वो संभाल के करनी है, हम्म। बराबर है। और ज्यादा हो गया है तो नहीं करना चाहिए। ठीक बाकी है, कंटिन्यू कब तक कर सकते हैं सर? उसको कब तक, मैंने जैसे बताया ना, ये आपका जैसे जैसे हमारा कचरा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, मैंने खुद ने 3 महीना तक किया था, बराबर। 3 महीना। तो वहां तक, यानी कब तक करना है वो समझ लो, कि जब तक हमारा नॉर्मल बस्ती क्रिया करे बगैर सुबह में स्टूल पास होना शुरू हो जाएगा, शाम को भी दूसरी बार भी शुरू होना हो जाएगा, नेचुरली आना शुरू हो जाएगा, तब तक आपको करना है। लेकिन बाद में मैंने जो बताया, 50% कच्चा खाना शुरू रखना है, वो रखोगे तभी ये कंडीशन मेंटेन रहेगी। जैसे ही आपने 100% पका हुआ खाना शुरू कर दिया, तो वही सब आटा सब अपनी आंतों में फिर से जमना शुरू हो जाएगा, और फिर से कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, बराबर है। अच्छा, तो हमारा आहार में तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। ओके। तो वैसे तो आज का ये सारा सेशन हमारा खत्म हो गया है, टाइम
10 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और आपको कुछ भी है तो आप अपने और उसमें चैट बॉक्स में वगैरह में दे देना, कल भी दे देना, तो सिद्दीक भाई आपको जो भी है वो मार्गदर्शन दे देंगे। तो हम आशा रखता हूँ आप सबको मेरा ये आज का सेशन पसंद आया होगा। तो जी उसके हिसाब के आप, हाँ खूब खूब धन्यवाद आदरणीय सुनीलभाई। આજનું સેશન આપણે અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ। हम्म, લગભગ સમય થઈ ચૂક્યો છે। हाँ 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 सही है। હા बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। જી તો ફરી એક વખત આપણે આદરણીય સુનિલભાઈનો આભાર વ્યક્ત કરીશું અને આપ સર્વે નિયમિત આપ સર્વે જે જોડાયા છે આપનો પણ આભાર વ્યક્ત કરતા આજનું સેશન આપણે અહીં સમાપ્ત કરીએ। ધન્યવાદ, અસ્તુ, ઓમ।